चलिए एआई के बारे में बात करें। ऐसा लगता है कि इस साल पूरी मानव सभ्यता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास के लिए दिलचस्प साल है। कई दिलचस्प बातें हो रही हैं। इस पर मेटा का भी बड़ा हिस्सा है। मेटा ने लामा नामक एक 65 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल को विकसित किया है। यहाँ बहुत सारे रोचक प्रश्न हैं, जिनमें से एक खुले स्रोत से संबंधित है। लेकिन पहले, क्या आप इस मॉडल के विकास की कहानी और इसे कैसे रिलीज करने के यह कठिन निर्णय की कहानी सुना सकते हैं? बिल्कुल। पहले बात तो यह है कि पिछले साल बड़े ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को माप में बढ़ाने में कई उन्नतियां हुई हैं। इसमें भाषा के क्षेत्र में बड़े भाषा मॉडल्स के साथ छवि उत्पादन के क्षेत्र में भी बड़े डिफ्यूजन मॉडल्स के साथ शामिल है। इसमें कई मौलिक अनुसंधान शामिल हैं और मेटा ने आई के विकास में खुले और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन किया है। इसका एक हिस्सा यह है कि हम दुनिया भर के सबसे श्रेष्ठ एआई शोधकर्ताओं को आकर्षित करना चाहते हैं। बहुत सारे श्रेष्ठ लोग चाहते हैं कि उनका काम सार्वजनिक रूप से साझा किया जा सके। तो इसका हिस्सा यह है कि हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे विश्व के शीर्ष एआई शोधकर्ताओं को यहां आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें उद्योग के मापदंडों के अनुसार उपयोग करने की स्वीकृति मिल सके। हमने एक विशिष्ट खुले स्रोत रिलीज किया जो शोधकर्ताओं के लिए है और उन्हें इसका उपयोग करने की अनुमति दी। लेकिन सुरक्षा की दिशा में जिम्मेदारी और सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने सोचा कि पहले वर्षन के लिए क्या हमें इसे वाणिज्यिक रूप में रिलीज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके सुरक्षा संबंधी सवाल थे। इस कारण हमने पहले वर्षन को केवल शोध के उद्देश्यों के लिए जारी किया। अब स्वाभाविक रूप से जब यह शोध के उद्देश्यों के लिए जारी किया गया है, कंपनियों को पता है कि वे इसे वाणिज्यिक उपयोग में नहीं डाल सकती। हम इसके फॉलोअप मॉडल्स पर काम कर रहे हैं और इसके सुरक्षा और संबंधित घटकों पर अधिक समय देने के बाद यह कैसे काम करना चाहिए, इसे सोच रहे हैं। सामान्यतः मेरा ख्याल है कि यह अच्छा होगा अगर विश्व में विभिन्न लोगों को इसकी क्षमता मिले कि वे यहाँ पर शीर्ष तकनीक विकसित कर सकें और सिर्फ बड़ी कंपनियों की कुछ ही संख्या के पास न हो। इन एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए श्रेष्ठ मॉडलों को श्रेष्ठ परिणामों तक पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद आज की तारीख में विश्व में बड़े पैमाने पर ऐसी कई संगठन नहीं हैं जो इसे कर सकते हैं। अब यह प्रतिदिन और भी प्रदूषण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो नवाचार लोग इसमें पैदा कर सकते हैं वह किसी विशेष बड़ी कंपनी की तुलना में नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखा दिए गए हैं और यह भी है कि हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं जब हम देखेंगे कि छात्रों, हैकर्स, स्टार्टअप्स और विभिन्न लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं। यह हमारे दृष्टिकोण को निर्देशित किया है और हमारे काम में भी यही आया है। हमने अपने डेटा सेंटर डिजाइन और सर्वर डिजाइन को खुले स्रोत परियोजना के माध्यम से उपलब्ध कराया है, जिसमें हमने सोचा कि अगर हम यह करते हैं कि अधिक लोग सर्वर डिजाइन का उपयोग कर सकें तो यह अधिक नवाचार संभव होगा। यह सर्वर डिजाइन को भी अधिक कुशल और हमारे व्यापार को भी अधिक कुशल बनाएगा। हमने इसे बहुत से हमारे अंतर्गत किए हैं। तो जिन लोगों को शायद मालूम नहीं है, आपने फरवरी महीने के आसपास एक सीमित तरीके से लामा को रिलीज किया था और ऐसा लगता है कि वह उस सीमित रिलीज की सीमा से बाहर फैल गया, जिसका मतलब है कि यह प्रारंभिक विस्तार से बाहर फैल गया। लेकिन मुझे लगता है कि आपने ऐसा की तामिल था, क्योंकि पहले रिसर्चर्स के लिए ही रिलीज किया गया था। इसका मतलब है कि यह धीरे धीरे प्रवृत्ति की पुष्टि करने के बारे में है। लेकिन मुझे आपके विचारों को सुनने में खुशी होगी कि अगले क्या हुआ, जिसमें उसके ऊपर एक जीवंत ओपन सोर्स समुदाय की उत्पत्ति है। लामा सीपीपी है जो इसे छोटे कंप्यूटरों के लिए अधिक उत्तम बनाता है। फिर पुनर्निर्मित शिक्षण का संयोजन मनुष्य प्रतिक्रिया के साथ और विभिन्न फाइन ट्यूनिंग मैकेनिज्म के साथ है। जीपीटी 3 पीढ़ियों में फाइन ट्यूनिंग भी हो रहा है। इन सभी मॉडल्स जैसे जीपीटी 4 और अल्पाका, कोलोसल एआई, वे सब उसके ऊपर निर्माण हो रहे हैं। आपके इस पर क्या दृष्टिकोण है? बिल्कुल, यह देखकर बेहद दिलचस्प है। कुछ व्यक्तियों ने इसे अपने स्थानीय डिवाइस पर चलाने में सफलता पाई है। अगर आप व्यक्ति हैं जो इसे घर पर प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बड़ा बजट नहीं है, तो इसे अपने लैपटॉप पर काम करने में काफी महत्वपूर्ण है। फिर वहाँ लामा सीपीपी है जो इसे अधिक प्रभावी तरीके से पुनर्निर्मित करता है। इसका मतलब है कि जब हम अपने संस्करणों को चलाते हैं तो उसके लिए काफी कम कंप्यूट पावर की आवश्यकता होती है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए लागत कुशल होता है। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक विकास है। महत्वपूर्ण नोट करना है कि क्योंकि यह एक पहली रिलीज थी, इसलिए लामा सबसे बड़े खुले एआई या गूगल मॉडल्स की तरह उत्कृष्ट नहीं है। आपने जो सबसे बड़ा लामा मॉडल उल्लिखित किया था उसमें 65 बिलियन पैरामीटर थे, जबकि जीपीटी 4 की सटीक विवरण मामूल है नहीं, लेकिन अनुमानित रूप से यह लगभग 10 गुना बड़ा होगा। गूगल का पॉम मॉडल भी लगभग 10 गुना अधिक पैरामीटर के साथ है। जबकि लामा मॉडल प्रभावी होते हैं और लगभग 65 बिलियन पैरामीटर के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे एआई मॉडल सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस के करीब आते हैं, उसके साथ व्यापक प्रश्न उद्भव होते हैं कि सार्वभौमिक पहुंच के बारे में क्या सोचा जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान में ये मॉडल्स मौलिक उपकरण हैं। वे खुले स्रोत सॉफ्टवेयर की तरह ताकत रखते हैं, जैसे डेटाबेस या वेब सर्वर्स जैसे साधन जो महत्वपूर्ण कार्यों को संभव बनाते हैं।
हालांकि वर्तमान लामा पीढ़ी को सुपर इंटेलिजेंट मानने से बहुत दूर है। इसलिए इसकी व्यापक उपयोग के बारे में बहस इसके ज्ञान का मुद्दा है कि क्या दुनिया के लिए सबसे उन्नत एआई मॉडल तक पहुंचना अच्छा है या नहीं। इस चरण में और अधिक शोधकर्ताओं को योगदान देने के बारे में है। खुले स्रोत सॉफ्टवेयर फायदेमंद न केवल प्रदूषण के प्रति बल्कि सुरक्षा के मामले में भी होते हैं। अधिक नजरें उस पर कवर करने से बेहतर सुरक्षा होती है। इसलिए खुले स्रोत सॉफ्टवेयर सुरक्षा के आधार पर एकाधिक सुरक्षित होते हैं, तुलनात्मक होते हैं, सुरक्षा के लिए गोपनीयता के आधार पर विकसित सिलोर विकास के मुकाबले। वर्तमान एआई मंजरी में एक खुले स्रोत दृष्टिकोण के पास समन्वय और समझ को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक संभावना है। यह सार्वजनिक खुलापन एक सकारात्मक कदम है। मेटा ने एक अच्छी संख्या में मॉडल्स को ओपन सोर्स में जारी किया है, जैसे मैसिलन मल्टीलिंगुअल स्पीच मॉडल और H5 मॉडल। आप ओपन सोर्स की आगे बढ़ रहे हैं, जो एक अनुसंधान दृष्टिकोण से सकारात्मक है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सार्वभौमिक खतरे की आशंकाएं भी हैं, और कुछ लोग खतरे के साथ ओपन सोर्सिंग के बारे में चिंतित हैं। मेटा के लिए ओपन सोर्स आपकी कैसी है? यहाँ एक स्थिति है जहाँ प्रौद्योगिकी को साझा करने और खतरनाक क्रियाकलापियों के द्वारा इसका दुरुपयोग करने की संभावना के बीच टेंशन है। वर्तमान एआई विकास की दृष्टि से हम सुपर इंटेलिजेंस के साथ नहीं उपरोक्त स्थिति से नहीं गुजर रहे हैं। हम जो लामा मॉडल्स पर बात कर रहे हैं वे आमतौर पर वो हैं जो ओपन एआई या गूगल पर काम कर रहे होते हैं। विकास के इस चरण में मेरी दृष्टि है कि ओपनता की दिशा में जाना बेहतर है। अगर हम कुछ सुपर इंटेलिजेंस के करीब होते तो उसका अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे मामूले से दूर होने की संभावना ज्यादा है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी वर्तमान दृष्टिकोण हर समय लागू होता है। हम कंपनी के भीतर अधिकतर बड़ी तकनीकी कंपनियों से अधिक ओपन सोर्स हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन का मूल कोड ओपन सोर्स क्योंकि यह विशिष्ट और आमतौर पर लागू नहीं होता है। हालांकि ओपन सोर्स सर्वर जैसे टूल्स जो डेटा पुनर्प्राप्ति में मदद करते हैं, यह व्यापक रूप से उपयोगी हैं। कुछ भाषा मॉडल्स और उपकरण भी इस प्रकार के होते हैं, जिनमें आपके उल्लिखित अनुवाद उपकरण शामिल हैं। टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, आपने यह करके 100 से अधिक भाषाओं को 1100 से अधिक भाषाओं में बढ़ा दिया है। और मॉडल क्षमता है कि यह 4000 से अधिक बोली जाने वाली भाषाओं की पहचान कर सकता है, जो कि किसी भी पूर्व तकनीक से 40 गुना अधिक है। मेरी राय में यह वास्तव में रोचक है, जिससे दुनिया को जोड़ने और भाषा के द्वारा बनी सीमाओं को तोड़ने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल, विभिन्न भाषाओं के बीच वास्तविक समय में अनुवाद करने की विचारणा यहाँ तक पहुँचना कि यह एक सामान्य विज्ञान का दम विचार था, जिसे हम सभी के पास होना चाहिए, चाहे वो ईयरबड, ग्लासेस या कुछ और हो, जो वास्तव में सभी इन विभिन्न भाषाओं के बीच वास्तविक समय में अनुवाद करने में मदद कर सकता है। यह बिल्कुल रोचक विकास है। क्या आप इस विषय में और अधिक जानकारी दे सकते हैं और उसके विकास और दर्शन के बारे में? हमारा प्रमुख ध्यान पहले संस्करण पर है, जो मुख्य रूप से एक अद्वितीय बीमा है, और अब हम उसे नवीनतम सुरक्षा उपायों के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कुछ अधिक डेटा का उपयोग अपनी सेवाओं से उसकी प्रशिक्षण के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो अधिक काम हम अंतर्निहित कर रहे हैं, यह उन सुरक्षा और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। हम अपने उपाय और अनुभव को खुद तैयार कर रहे हैं। हम अपने उपकरणों और अनुभवों का निर्माण कर रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने और खुद को अभिव्यक्त करने में मदद करेंगे। उदाहरण स्वरूप व्हाट्सएप में एक सहायक होगा जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। भविष्य में हर निर्माता के पास एक ऐसा एआई एजेंट होगा जिससे उनके फैन बात कर सकेंगे। मेरा उद्देश्य है कि हर छोटा व्यवसाय आखिरकार एक ऐसे एआई एजेंट का होगा जिससे लोग व्यापार और ग्राहक सहायता जैसे काम के लिए बात कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए और भी कई विभिन्न चीजें होंगी, और इसके पीछे लिए उपनिवेश या इसके मूल भाषा मॉडल को मुख्यतः यह है जो यह सब चलाएगा। इसे खुल करने का कारण यह है कि हमने पहले संस्करण के साथ किया था, क्योंकि यह आम अविकास में नवाचार को खोल देता है, हमारे उत्पादों को बेहतर बनाता है, सुरक्षा में भी हमें मूल्यवान प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, जो इसको अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, मैं यह काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वास्तविक रूप से एक शोध परियोजना से बाहर ले जा रहा हूँ, जो कि इसे हमारे उत्पादों के अपने मूल बनाने के लिए तैयार करने के रूप में नहीं, बल्कि आउटसाइड के अन्य चीजों के लिए भी। क्या आपको लगता है कि लामा या उसके पीछे की भाषा मॉडल दूसरे संस्करण को खोल दिया जाएगा? क्या आपके अंदर इसके बारे में विचार विमर्श होता है, सुनिश्चितता और विपक्ष के प्रति? हम इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे करना है। हमने संस्करण 1 को एक शोध परियोजना के रूप में जारी किया, और मुख्य बात यह है कि हम सोच रहे हैं कि आप क्या सही तरीका है। आपने इसे उन शर्तों के साथ जारी किया जिनका पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर लोग इसे मानते हैं और यह तरीका से उपयोग करते हैं। आपसी आदर्श कंपनियों को यहाँ तक कि नहीं है जो इसे अपने वाणिज्यिक उत्पादों में डालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हाँ, इसे इतने सारे शोधकर्ताओं के साथ साझा करके यह बाहर आ गया है। पहले संस्करण से आपने क्या सीखा है जो आप संस्करण 2 के विमोचन के बारे में सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में जान सकते हैं?
हाँ, मुझे लगता है कि यह एक बहुत रोचक विचार है जिसकी मैंने जन से कई बार बात की है और हम इसे सुरक्षा और प्रभावशीलता के रूप में कैसे अलाइन करते हैं विचार कर रहे हैं। अलग अलग समूह हैं जो विकास में विभिन्न डेटा रेसिपीज और फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो आपने उल्लेख किया है कि समापन में एक समूह को कुछ चीजें फाइन ट्यून करने के लिए और दूसरे समूह ने आपको अलग फाइन ट्यूनिंग रेसिपी बनाने के लिए कोशिश की और फिर हमें सोचने की कोशिश की कि कौन सी हमें विचार करने में सबसे बेहतर लगती है जिससे सबसे अधिक अलाइन मॉडल प्राप्त किया जा सकता है। मेरा मानना है कि यह अच्छा होगा अगर आप एक विकिपीडिया शैली की सहयोगी तरीके से एक बड़े समुदाय को फाइन ट्यून करने की दिशा में पहुंच सकते हैं। यहाँ इसमें कई चुनौतियां हैं, निर्माण और समुदाय प्रबंधन और उत्पाद की दृष्टि से कैसे करते हैं इसके बारे में, इसलिए मैं अब तक इसे नहीं तैयार किया है। लेकिन एक विचार के रूप में मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि तकनीक को खोलने का तरीका भी यही है कि इसके साथ समुदाय द्वारा प्रेरित उसके प्रशिक्षण को कैसे सहयोग से किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें आमतौर पर कई प्रश्न हैं। इसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन प्रश्नों की आवश्यकता है जिनमें संघर्ष और ज्ञान की परिभाषा और यह विचार है कि जैसे कि सच्चाई क्या है और कैसे एआई सिस्टम को उसे उत्पन्न करने में मदद करें। और एक बात है कि भाषा मॉडल्स का काम अच्छे से वाक्यांश उत्पन्न करने में बेहद अच्छा होता है, जिसमें पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। इसे कैसे अच्छे से संरेखित किया जाए ताकि यह कम गलत हो, यह उपायन और एलाइनमेंट का हिस्सा है। और आप जैसे कि आपने कहा, यह बहुत नया और खुला शोध समस्या है। मैंने जिमी वेल्स के साथ एक बातचीत की थी, विकिपीडिया के संस्थापक, और मेरी राय में विकिपीडिया उनमें से एक है जिसमें सबसे बड़ी वेबसाइट है और यह उसका किसी प्रकार का चमत्कार है कि यह कैसे काम करता है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे का कारण समुदाय है। आपके पास एक छोटी सी संपादकों की समुदाय है जिन्होंने अच्छे से मिलकर काम किया है और वे बहुत विवादात्मक विषयों को संतुलित तरीके से संभालते हैं और उन्हें समर्पण और गहराई से संभालते हैं, विशेष रूप से जब आक्रमण होते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सही है कि किसी भी मानव प्रणाली में समस्याएं होती हैं, लेकिन हाँ, यह अद्वितीय है कि विकिपीडिया ने ऐसे बड़े स्तर पर समुदाय सहयोग का माध्यम बनाया है जिससे उन्होंने उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है जो जानकारी को साझा करने में हो सकती है। और यह भी एक अद्वितीय बात है कि यह समुदाय केवल जानकारी साझा करने के साथ ही नहीं, बल्कि उन संदर्भों को समझने और सुलझाने के लिए भी सहयोग प्रदान करता है जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं समझते। जैसे कि आपने कहा, संवाद और समर्पण की एक खास भावना है जो विकिपीडिया को विशेष बनाती है। वे उन विवादात्मक प्रतिसादों को संभालने की कोशिश करते हैं और समुदाय को साथ लाने के लिए काम करते हैं ताकि विश्वविद्यालय और विचारकों के अनुसार एक साथियों की सार्वजनिक ज्ञान निर्मित की जा सके। हाँ, मेरा मुख्य उद्देश्य वाकई यही है कि लोगों को एक साथ जोड़ने में मदद करना और भाषा के पार सीमाओं को तोड़ने में मदद करना है। जैसा कि आपने सही तरीके से पकड़ लिया है, यह वाकई राष्ट्रों, संस्थानों और व्यक्तिगत स्तर पर भाषाओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है जो कि सामान्य तरीकों से असंभव थे।